बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और वो चीज़ें जिनका ज़िक्र कुरान हकीम में हो, सिर्फ तज़किरा किया हो चीज़ों का, वो चीज़ें बाबरकत होती हैं। पहली बात तो ये। अब इस बात को किसी मनफी पहलू में ना ले जाइएगा। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने ज़ैतून की कसम खाई है, जन्नत के बागों के अंदर मेवों का ज़िक्र हुआ है। इन सारी चीज़ों को जब आप देखें तो इनको रिलेट कीजिएगा कभी, अगर वक्त मिले आपको और तौफीक मिले, वक्त से ज़्यादा तो तौफीक मिलने की बात है, कि उन चीज़ों का तज़किरा आपको अहादीस के अंदर भी मिलेगा। और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन खुराकों का, इन खाने की चीज़ों का जो तासीर है वो शॉर्ट टर्म कभी नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन ये बात जो है ना, वो अपने हकीम अब्दुल गफ़ार साहब आज हमारे साथ कराची से और डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ लाहौर से आपसे करेंगे। इनका फ़र्क क्यों है और कैसे है, ये बात समझने की कोशिश करेंगे। हकीम साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। पहले तो आप पहली दफ़ा कुतुब ऑनलाइन में तशरीफ़ लाए, आपका इंतहाई वार्म वेलकम और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। सवाल आपसे ये है डॉक्टर हकीम साहब कि एक हम बात सुनते हैं आम तौर पे, और हकीम साहिबान हमें ज़्यादातर ये कहते हैं कि मुतवाज़न ग़ज़ा होनी चाहिए। ये मुतवाज़न ग़ज़ा हकीम साहब होती क्या चीज़ है? बुनियादी तौर पर ग़ज़ा का मकसद हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए खुराक का नाम ग़ज़ा है। मुतवाज़न का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी खुराक को बैलेंस करें। ये मुतवाज़न ग़ज़ा है। अगर हमें प्रोटीन की ज़रूरत है तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट, ऑयल की ज़रूरत है तो ऑयल, मिनरल तो विटामिन, तमाम चीज़ों को बैलेंस करना अकॉर्डिंग टू नीड। ये है बुनियादी चीज़। अकॉर्डिंग टू नीड का मकसद मेरा बुनियादी तौर पर अंडरलाइन ये है कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है वो मैं लूँ, जो चीज़ मुझे नुकसान दे रही है मेरे इल्म के मुताबिक उसे मैं रोक दूँ। यही मुतवाज़िन ग़ज़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ की ग़ज़ा भी एक ही हो, शुगर के पेशेंट की दवा भी ग़ज़ा भी एक ही हो। तो इन मुतवाज़िन ग़ज़ा का मतलब अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट ऑफ अ पर्सन, अपनी खुराक को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुतवाज़िन करना। मेरा ख़्याल है कि ये शायद एक ब्रॉड उसकी तारीफ़ हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या फरमाइएगा? अगर मुतवाज़न ग़ज़ा को मैं बैलेंस्ड डाइट भी कह सकता हूँ? एब्सोल्युटली कह सकते हैं। क्या चीज़ होती है ये? अच्छा, बैलेंस डाइट भी आपके पास एक रिलेटिव स्टेट है, एक एब्सोल्यूट स्टेट नहीं है, यानी कि हतमी चीज़ नहीं है। हतमी चीज़ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हम सब रिलेटिविटी में एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। दो लोगों की उम्र एक जैसी नहीं है, उनका जिस्म एक जैसा नहीं है, उनका मेडिकल स्टेटस एक जैसा नहीं है, उनका एक्टिविटी, उनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा नहीं है, एक्टिविटी लेवल एक जैसा नहीं है। सो अ बैलेंस डाइट इज अ रिलेटिव स्टेट फॉर एवरीवन। किसी के लिए कुछ मुतवाज़न ग़िज़ा होगी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए 1 मील अ डे ओमेड मुतवाज़न होगी, किसी के लिए फॉर एग्जांपल किसी को गर्ड है, उसका बार बार एसिड ऊपर आता है, 5 मील्स अ डे मुतवाज़न ग़िज़ा होगी। लेकिन देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज जो जनरलाइज्ड हैं, जो सब पर अप्लाई होते हैं, और वो ये है कि आपने अनहेल्दी खाना नहीं खाना है, आपने रिफाइंड नहीं खाना है, आपने शुगर नहीं खाना। रिफाइंड से मुराद वो है कि जिसको ह्यूमन टच लग गया प्रोसेसिंग का, यानी उसका मतलब है कि जिसकी मशीनरी में प्रोसेसिंग हो गई है, जिसमें एडिटिव्स ऐड हो गए हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो गए हैं, फ्लेवरिंग्स ऐड हो गए हैं, कलर्स ऐड हो गए हैं, शुगर ऐड हो गया है, म्यूटेटेड ऑक्सीडाइज्ड डैमेज्ड वेजिटेबल ऑयल ऐड हो गया है, तो ये उसकी रिफाइनिंग हो गई। चाहे वो मशीन के थ्रू हो गई, चाहे वो आपके पास सड़क के कोने पे कोई तवा पड़ा हुआ है, कोई पकौड़े बेच रहा है, उसने 10 बार तला हुआ तेल दोबारा तल के उसमें आपको पकौड़े दे दिए, तो ये भी रिफाइंड आ गया, क्योंकि रिफाइनिंग हो गई ना इसकी। इसका मतलब पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, जैसे हकीम साहब फरमा रहे हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। हकीम साहब, एक नाश्ते को अगर लें तो एक हेल्दी इंसान जो है, जिसको कोई ज़ाहरी बीमारी नहीं है, उसके लिए एक हेल्दी नाश्ता एक आम आदमी के लिए आपके ख्याल में मुतवाज़न क्या होना चाहिए? सर, डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत से ये बात फरमाई कि हर शख्स की ग़िज़ा अलग है, उसकी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत के मुताबिक। अब अगर मैं आम तौर पर देखता हूँ, इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, वो कॉन्टिनेंट्स के एतबार से है, जगहों के एतबार से है, ज़मीन के एतबार से है, ज़मीन के पानी के एतबार से, हर चीज़ मुख्तलिफ है। आपने जो फरमाया कि जी नाश्ते को किस तरह बैलेंस किया जाए, बहुत सारे लोग अंडे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। रोज़ाना एक
अंडा, एक नॉर्मल आदमी की अगर बात करूं तो शायद 2 अंडे, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा फाइबर जो अनाज की सूरत में है वो मौजूद हो। डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि रिफाइंड ना हो, तो इसका मतलब ये कि हम ये इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें सुबह नाश्ते में ब्रेड नहीं खानी चाहिए, इसलिए वो रिफाइंड भी है और उसके साथ ईस्ट भी शामिल है। और अगर फ़र्ज़ करें कि हम नॉर्मल डाइट की बात करते हैं तो बेछने आटे की रोटी, और एक मुकाम पर हदीस पाक में मौजूद है कि रात की रखी हुई रोटी, बासी रोटी, अब उसकी बासी रोटी के जो एंजाइम्स हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो तमाम चीज़ें उसके अंदर ऐड हो गई हैं, अगर उसको हम शामिल करें तो वो एक बेहतरीन ग़िज़ा होगी। और अगर तिब्ब नबवी के एतबार से बात की जाए तो फिर बेहतरीन नाश्ता जो है वो तलबीना है, जिसमें जौ का दरिया हो, उसमें खजूर डली हुई हो और उसमें शहद हो। ये तलबीना एक बेहतरीन आइडियल नाश्ता हो सकता है। ये आपकी बात जो है ना बड़ी वाज़ेह और बड़ी बैलेंस्ड आपने बात की हकीम साहब। उन्होंने कहा कि बासी रोटी खानी ना, ठीक है, और ये तरीक़ाकार भी साहबा का रहा है कि रात की रोटी। अब मैं जब नई किस्म की वीडियोस देखता हूँ ना, और वो आदमी जो कि कहता है कि मैं अपना अब ग्लूकोज चेक करने लगा हूँ, यहाँ पे उन्होंने मीटर लगाया होता है ये खाने का, वो कहते हैं कि जब कोई ब्रेड फ्रीज़ करने के बाद खाई जाए तो उसकी शुगर का जो हाइप है वो भी कम होता है। क्या वाकई बासी खाने में जो ताज़ा ना हो वो फ़ायदा होगा उससे? डेफिनेटली फ़ायदा होता है। उसके पीछे 2 रीज़न्स है, एक तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और दूसरा वो आपकी बॉडी में प्रोबायोम के लिए ज़्यादा हेल्दी डाइट बन जाती है। प्रोबायोम हमारी गट का वो बैक्टीरिया है जो कि एग्जैक्टली गुड बैक्टीरिया जो खाने को फर्मेंट करके खाने से ग्लूकोज की स्पीड से आंतों से निकल के ब्लड स्ट्रीम में जाना है उसको रेगुलेट करता है। वो उस प्रोबायोम के लिए ज़्यादा फ्रेंडली बन जाता है। उसकी जो रेगुलेशन है डाइजेशन की जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। जितनी कम स्पीड होती है, जैसे अभी हकीम साहब ने कहा कि जौ का दलिया भी इसलिए इतना फेमस है क्योंकि जौ में बड़ा विशियस फाइबर होता है बीटा पैक्टिन ठीक ठाक टाइम लगाता है हजम होने में। स्टमक में भी आपके पास पानी पेट भरा रहेगा। बीटा पैक्टिन बेसिकली होता क्या जौ में कि वो स्टमक में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, पानी को अट्रैक्ट करते हैं, जेल बना देता है। वो जेल बहुत टाइम लगा के डाइजेस्ट होती है और फिर आंतों से भी ब्लड शुगर स्लो स्पीड से निकलता है। तो ये जो फ्रीज हुई रोटी है ना, इसकी भी डाइजेशन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। हम सिंपल शुगर्स को, चीनी को बुरा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो स्पीड ऑफ डाइजेशन है वो क्विक होती है। जितनी क्विक होती है स्पीड ऑफ डाइजेशन, वो उतनी जल्दी ब्लड में शुगर स्पाइक करता है। तो इन चीज़ों की कम होती है तो डेफिनेटली इट इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। डॉक्टर साहब, मीट जो है, गोश्त जो है, ये कितनी जल्दी हजम होता है या नहीं हजम होता है, या किस तरह का गोश्त जो है उसको मुतवाज़न गोश्त कहेंगे? क्योंकि हम हदीसों में पढ़ते हैं आमतौर पे कि सिर्फ गोश्त की दस्ती जो है वो पकाई गई, तो वो हेल्थ के मामले में कैसी है? देखिए जी, हर पार्ट्स के अपने फ़ायदे होते हैं। जो कुकिंग मेथड है ना गोश्त का, वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन करता है। गोश्त बनाने का बेहतरीन तरीका ये कि उसको भूना जाए। आप बारबेक्यू अगर गोश्त खा रहे हैं, आपने उसकी तासीर डेंजरस कर दी है। मैं बताती हूँ क्यों। अगर उसकी तासीर डेंजरस कर दी, खतरनाक, बारबेक्यू बहुत अनहेल्दी है। बारबेक्यू जब आप खाने को करते हैं तो उसमें एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं जिनको कहते हैं नाइट्रोसामीन्स। नाइट्रोसामीन्स जिस्म में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करने वाला कैंसरस पाथवे उसको एक्टिवेट करते हैं और बारबेक्यू में वो बहुत तेजी से बनते हैं। आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन करने वाले केमिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज, बारबेक्यू को बहुत ज्यादा लोग अक्सर कहते हैं ना बारबेक्यू हमने हेल्दी खाना खाया। बारबेक्यू इतना अनहेल्दी खाना है। जो डाइट कर रहे होते हैं वो बारबेक्यू खाते हैं, इतना कैलोरीज कम है ना। हमारा तो दिमाग, हमारी सुई कैलोरीज पे अड़ी है, हमने कैलोरी से आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो कैलोरीज की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, तो बाद में आती है। बात होती है हेल्दी की या अनहेल्दी की। आपने बेशक कम कैलोरीज ले ली लेकिन वो आपने गलत चीज़ की ले ली, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? दूसरा, जो आप ग्रिलिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, कुकिंग मेथड्स पे भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हमें कभी बात करनी चाहिए। ग्रिलिंग मेथड भी अनहेल्दी मेथड है। गोश्त आपने खाना है, आप भुना हुआ गोश्त खाएं, सालन वाला। आप गोश्त को जितनी देर भूनेंगे गोश्त में से उतना ही फ्लेवर रिलीज होगा, उतने ही फायदे रिलीज होंगे। और जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं डॉक्टर साहब, वो उसी सालन में रहेंगे, उसी मसाले में रहेंगे। टेंडन्स, कार्टिलेज, चर्बी, ये चीजें गोश्त को हेल्दी बनाती हैं। यानी कि हम वो जो गोश्त के ऊपर से चर्बी उतारते हैं वो हमें नहीं उतारनी चाहिए। वो नहीं उतारनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है खवातीन के लिए। वो जो इतना वक्त ज़ाया करती हैं चर्बी उतारने का, वो गलत है, नहीं उतारनी चाहिए। हम लोग गोश्त बनवाने जाते हैं तो हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप गोश्त में से चर्बी निकाल दें। चर्बी ना निकालें, आपके ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक भी नहीं आता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो गोश्त की चर्बी होती है, जब आप उसको खाते हैं तो वो विटामिन ए, डी, ई और के को आपके जिस्म में बेटर एब्जॉर्ब करती है। और जो आपकी पित्त
पित्ते से, आपके लिवर से डाइजेस्टिव फ्लूइड निकलता है पित्ते में जाने के लिए, बाइल उसको रिलीज होने में बेटर हेल्प करता है, आपको गैस और ब्लोटिंग नहीं होगी खाना खा के। तो प्लीज चर्बी को मत फेंकें। साहब एकदम मेरे दिमाग में बात आई कि अगर आप पेशावर की तरफ जाएं तो मोटे पठान आपको कम नजर आते हैं, हालांकि शनवारी और कढ़ाई जो है वो वहाँ पे ज्यादा है, लेकिन आप वहाँ की कढ़ाई को देखेंगे तो वो कढ़ाई में पानी नहीं डालते, वो गोश्त डालते हैं, टमाटर डालते हैं या दही डालते हैं और उसको ढक देते हैं, वो सारा पानी जो है वो चर्बी का अपना निकलता है। सबसे हेल्दी फैट है बीफ टेलो या टेलो फैट जो आप जिसको कहते हैं, सबसे हेल्दी फैट ही है। सबसे पहले तो मैं ना वो कहते हैं क्या रुजू कर लूँ इस बात से, रुजू का मतलब होता है दीनी टर्म है ये कि मैं माजरत कर लूँ, मैं यू टर्न ले लूँ। हम लोग हमेशा ना इस बात पे ये नजर रखते रहे हकीम साहब कि पठान शायद चर्बी इसलिए खाते हैं क्योंकि वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, इसलिए पठान खाते हैं। आज मॉडर्न साइंस आके बता रही है कि वो फ़ैट सबसे हेल्दी फ़ैट है खाने के लिए। हमने फ़ैट को हमेशा हकीम साहब रेजिस्ट किया है कि फ़ैट जो है वो अच्छा नहीं है, वो किसी भी सूरत में हो, जो अंडे की जर्दी में हो, अंडे की येलो में हो, कुछ भी हो, हम कहते हैं कि नहीं खाना। देसी घी जो है उसको हमने अपने खाने से निकाल दिया। अब क्या ये वापसी का रास्ता आ रहा है, सुन्नत रसूल की तरफ वापस आ रहे हैं या कोई हमारी गलतफहमी है? सर बुनियादी तौर पर हम लोग प्रोपेगेंडे के पीछे चलने वाली कौम हो गए हैं। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, हर असलियत को जानने की कोशिश नहीं करते। डॉक्टर साहब ने फरमाया, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा। वाकई कभी नहीं मानी हकीम साहब, यकीन करें, और आज ये पता चल रहा है कि गोरा भी हकीम की मान रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। थोड़ा सा अगर मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊं तो मैं अर्ज़ करूं कि बकरे की जो दुम्बे की जो चकती होती है उसकी चिकनाई शायद अब मुस्तकबिल में दुनिया की बेहतरीन चिकनाई मान ली जाए। शायद गाय के घी को बेहतरीन दवा मान ली जाए दिल के मरीजों के लिए। ये कुछ दिनों की बात है, कुछ अरसे की बात है। बहुत जल्द ये तमाम चीज़ें वापस आने वाली हैं और हकीकत यही है। डॉक्टर साहब जिस तरह फरमा रही हैं कि हम लोगों ने जिस तरह हमें चिकनाई से गुरेज की आदत डलवा दी गई है, अगर हम वापस अपनी नेचुरल चिकनाइयों पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। अगर एक तारीखी बात आप इजाज़त दें तो अर्ज़ करूँ कि पेशावर का चपली कबाब बहुत मशहूर है। पेशावर में बाकायदा कानूनी तौर पर इसी चिकनाई को रोकने के लिए कानून बना है। हम उस हद पर खड़े हुए थे। आज ये हमें कहा जा रहा है कि जो पुराने दौर के जो चपली कबाब बनते थे जिसके अंदर नेचुरल चिकनाई रवाज मौजूद होता था, वही आज हेल्दी बेहतर हैं और हेल्थ के लिए। और आज जो है वो दुनिया की तहकीक दोबारा वापस आ रही है कि जो नेचर था वो बेहतर है। मैं तो वैसे भी रवायतों का आदमी हूँ और मैं हमेशा रवायतों की अमीन की बात करता हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ, ना मेरा दादा बेवकूफ़ था ना मेरा नाना बेवकूफ़ था, वो लोग जो खाते थे वही बेहतर था। मेरी सरजमीन के लिए बेहतरीन ग़िज़ा वो थी जो मेरे पेरेंट्स खाते थे। यकीनन वही वापस आनी चाहिए और इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और एक छोटी सी लतीफ़े के तौर पर बात करूँ कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं, मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह गाय के घी का जब तक पराठा नाश्ते में नहीं खाता तब तक मेरा दिन शुरू नहीं होता। बात है डॉक्टर साहब, एक एडल्ट की, एक बुजुर्ग की और एक बच्चे की बैलेंस डाइट में फ़र्क होना चाहिए। ज़मीन आसमान का फ़र्क होना चाहिए। बच्चों की डेफिनेटली नरिशिंग एज होती है, ग्रोइंग, दिमाग भी ग्रो कर रहा है। 7 साल की उम्र तक तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी ग्रो कर रहा होता है ना, दिमाग को अलग नरिशमेंट चाहिए, हड्डियों को अलग चाहिए। बच्चों की तो नंबर ऑफ मील्स 5 to 7 होनी चाहिए और क्योंकि बच्चों का मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होता है तो वो जल्दी उसको 5 तो कन्फर्म होनी चाहिए। और क्योंकि वो उसको बर्न भी ज़्यादा करते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होता है। एंड जैसे जैसे आप 25 क्रॉस करते हैं ऑफ कोर्स जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो नीचे जाता है। 25 के बाद बूढ़े हो जाना शुरू हो जाता है। बूढ़ा कोई नहीं, आपकी मेटाबॉलिक रेट नीचे जाता है। बुढ़ापे को तो मैं कुछ मानती नहीं हूँ। ठीक है। तो जब आपने अपनी बॉडी की इज्जत करनी होती है, अगर आप अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, अपनी बॉडी की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, जब आप अपनी बॉडी की, अपनी एज की इज्जत करते हैं तो वो आपको जवाब देती है, वो भी आपकी इज्जत करती है। आप ग्रेसफुली एज करते हैं, आपकी बीमारियां भी कम लगती हैं। बाकी जो अल्लाह ताला की तरफ से प्रॉब्लम आनी है वो तो आनी है। सो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। और आपने सिर्फ एज के लिहाज से अपनी बॉडी की इज्जत नहीं करनी, आपने ये भी देखना है कि मेरी बॉडी की तासीर क्या है, वो किन खानों को बर्दाश्त करिए, किन खानों को बर्दाश्त नहीं। हर किसी का मुख्तलिफ होता है, हर किसी का डिफरेंट होता है। जैसे मेरे पास डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं कुतुब साहब, किसी को कोल्ड स्ट्रेस होता है, किसी को हीट स्ट्रेस होता है, किसी को ग्लूटेन टॉलरेट नहीं होता, किसी को डेयरी टॉलरेट नहीं होता। अब मैं जैसे 3 अंडे खाती हूँ रोज, लेकिन किसी को अंडा टॉलरेट नहीं होता। सो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। और जो खाने आपका जिस्म आपको बता रहा है कि आपको नहीं पच रहे हैं इजी अल्फाज में, उनको ना खाएं। डॉक्टर साहब, मुझे रोटी आटा नहीं पचता, which is very common। ठीक, तो मेरी इस चीज की कमी को क्या चीज पूरा करेगी?
मकई, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि मैं नाश्ते में भी लाई हूँ, मकई आप खाएं। मुझे ग्लूटेन नहीं, आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली विद ग्लूटेन, तो आप मकई खाएं। जौ मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, लेकिन जो हमारी ओट क्रॉप्स है ना वो कल्टीवेट होती हैं वीट क्रॉप्स के साथ, तो वो अक्सर कंटेमिनेटेड होती हैं वीट से। अगर कोई बहुत स्वेयरली ग्लूटेन एलर्जिक है तो मैं उसको ओट नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड हो सकता है। आप मकई लें, आप बाजरा लें, आप मिलेट्स लें, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। दालों का आटा, चावल का आटा, दालों का आटा बहुत अच्छे। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है और आप ग्लूटेन एलर्जिक है तो आप बेसन ले सकते हैं। लेकिन अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी है साथ, क्योंकि मर्दों में यूरिक एसिड की टेंडेंसी ज्यादा होती है जेनेटिकली एज कम्पेयर टू वुमेन, तो आई थिंक मकई इज अ बेटर ऑप्शन। और अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है और आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है और आप ग्लूटेन एलर्जिक हैं, देन बेसन इज अ बेटर ऑप्शन। ब्लड शुगर रेगुलेशन वहाँ पे ज्यादा आ जाएगी। सही। हकीम साहब, इस बात पे आप कितना मुत्तफिक हैं कि आटा जो है वो बड़ी हमारी बुनियादी ग़िज़ा है, लेकिन मेरे जैसे लोग या कुछ लोग, और अब तो यूरोप और अमेरिका के अंदर कसरत से लोग जो है वो ग्लूटेन एलर्जिक हैं, तो वो आटा नहीं खाते, तो इसका आपके ख्याल में मुतबादिल क्या होना चाहिए? सर, पाकिस्तान में भी बहुत जल्दी एक क्रॉप पिछले दिनों इंट्रोड्यूस हुई है, 3 साल 3.5 साल हो गए, वो है किनवा। किनवा इज़ द बेस्ट और ग्लूटेन के मरीज़ों के लिए बेहतरीन क्रॉप है ये। और अगर किनवा इस्तेमाल किया जाए, और अगर फर्ज करें कि किनवा और मकई को और जई को, जौ नहीं जई को अगर मिक्स कर दिया जाए, तो ये ग्लूटेन, जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जिक जो लोग हैं उन लोगों के लिए शायद ये एक बेहतरीन नेमत साबित होगी। और अगर किनवा और उसकी जो रेसिपीज़ हैं वो अगर हम जाकर के तलाश करें नेट पर, तो आपको बेहतरीन उसकी वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो उसकी ज़रूरतें हैं। ये बताइए कि अगर किसी को एलर्जी हो तो वो हिकमत में या सुन्नत के उसूलों के मुताबिक किन चीज़ों की तरफ जाए? सर, बुनियादी तौर पर एलर्जी को, मैं ख़ास तौर पे ग्लूटेन एलर्जी की बात कर रहा हूँ। जी, हम एलर्जी को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लें तो अच्छा है। एलर्जी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, और हमारी बॉडी में उस चीज़ के लिए जो एंजाइम्स बनते हैं वो कम्प्लीटली ग्रो नहीं हो रहे। अब वो चाहे दूध से हो जाए, चाहे वो ग्लूटेन से हो जाए, इसका मतलब ये कि हम ग्लूटेन से एलर्जिक हो गए हैं। अगर ग्लूटेन से एलर्जी हो रही है तो आंतों में वो छोटी छोटी फ्रीज जो ग्लूटेन को एब्जॉर्ब करती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट होने लगती हैं, और हमारी आंतों में नई बीमारियां पैदा होती हैं जो आगे जाके कॉर्न डिजीज़ की तरफ भी चली जाती हैं। मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर एलर्जी पैदा हो रही है, जिस तरह आपने अलामतें फरमाई, इसमें बहुत आसान सा हल है कि अगर आटे से, गंदम से और मैदे से अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हो रही है, इवन जौ से, तो ज़्यादा बेहतर बात यह है कि उस डाइट को चेंज कर दिया जाए। पहले जिस तरह डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें फरमाई, मैंने उसमें इजाफा किया किनवा का, इन तमाम चीज़ों पर आ जाएं तो वो न्यूट्रिशन जो आप गंदम से हासिल करते हैं 100% नहीं तो मेरा ख्याल है कि 90% हम वो तमाम जो उसकी न्यूट्रिशन है वो हम बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कावा जो है या कॉफ़ी जो है, इसको पीना रिकमेंड करते हैं आप? डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा? अनलेस एंड अनटिल किसी को गर्ड नहीं है, किसी को एसिडिटी नहीं है, क्योंकि ये आपका पीएच जो है इसको और एसिडिक करती है, स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? आपके स्टमक का पीएच तो 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 0.5 से 2। स्टमक का पीएच बहुत तेजाबियत की तरफ होना चाहिए। अगर स्टमक का पीएच अल्कलाइन हो जाए तो जिंदगी मुश्किल बन जाती है। मेरे पास इतने सारे स्टमक में तेजाबियत होगी तो डाइजेशन होगी। प्रोटीन को डाइजेस्ट करना सबसे मुश्किल है कुतुब साहब, और प्रोटीन की मेजर डाइजेशन मैदे में, स्टमक में होती है, इसकी वजह से उसको बहुत एसिडिक। इनफैक्ट अगर आपके स्टमक का पीएच अल्कलाइन हो जाए, सारा निजाम आपका दरहम बरहम हो जाता है। अल्कलाइन से मतलब अगर कम हो जाए, हाँ एग्जैक्टली, अगर 3 या 4 से ऊपर जाना शुरू हो जाए ना, वैसे तो 7 न्यूट्रल होता है, लेकिन 3 या 4 से भी ऊपर स्टमक का पीएच जाना शुरू हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आई एम सो सॉरी, आपका सवाल क्या था? मैं ये पूछ रहा था कि अगर कावा या कॉफी पीनी हो तो इससे फायदा क्या होगा? कॉफी कावा में जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है आपके पास फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, यानी वो केमिकल्स, वो अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए केमिकल्स, कुछ ऐसे जो कि सब्जियों में भी मौजूद हैं, जो कि डिजीज में सोजिश करने वाली बीमारियों को कम करते हैं, जो पूरे का पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है आपके पास, डायबिटीज, अल्जाइमर्स, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, सब कुछ। कैंसर भी अब लोग उसको उसमें काउंट करना शुरू हो गए। सबकी जड़ क्या है? सोजिश, इन्फ्लेमेशन, इवन के मोटापा, ओबेसिटी इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर मेरी डाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स में हाई होगी, पॉलीफिनॉल्स में हाई होगी, तो इन्फ्लेमेशन कम रहेगी आपके पास। हल्दी इन्फ्लेमेशन कम करती है बेहतरीन तरीके
तरीके से काम करती है। हल्दी मैं सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मैं खुद करक्यूमिन टर्मरिक सप्लीमेंट्स डेली लेती हूँ 500 मिलीग्राम, अगर किसी को सूट करता है तो। अगेन ये जनरलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट्स को जैसे क्रॉन्स हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, रूमेटॉइड हो गया, सार्कोइडोसिस हो गया, शॉगरेंस सो एंड सो, इसे रिकमेंड नहीं करती बिकॉज टर्मरिक आपके पास इम्यून सिस्टम की एक्टिवेटर भी है। ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी हाइपर एक्टिव होता है। अक्सर ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट्स बड़े परेशान होते हैं अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से, और वो बगैर रिकमेंडेशन के एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। उसमें हल्दी पे मत जाइए, आपका इम्यून सिस्टम मजीद हाइपर एक्टिवेट होगा। तो डॉक्टर से पूछे बगैर इस तरह की ना चीज़ें वगैरह। हाँ एग्जैक्टली। हकीम साहब, हल्दी का क्या फ़ायदा होगा, हिकमत में क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? बुनियादी तौर पर हल्दी जो है वो हमारे जिस्म के खून को पतला करती है, दिल के दौरे से बचाती है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों की हल्दी के हवाले से तमाम चीज़ें मैनेज की। अगर हल्दी की मैं बात करता हूँ, मैं फिर रिवायत की बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ आम तौर पर एक रिवायत है कि अगर किसी को चोट लग जाए और खून चोट की वजह से मसल्स में जम जाए तो उसके लिए गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके पी लेना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन उसके फ्लोराइड्स को कंपैरेटिवली बेहतर रखना ज़रूरी है। जिस प्रोसेस के साथ हमारे यहाँ आमतौर पे हल्दी आ रही है उसमें फ्लोराइड जो है वो उसके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। खाने की बात करूँ, ग़िज़ा की बात करूँ और हमारी रिवायतों की बात करूँ तो हल्दी हमारी उमूमी तौर पर एक हिस्सा है हमारी ग़िज़ा का। यहाँ पर दो हिस्से और भी दवाओं के तौर पर हैं, मैं एहतियातन उनका जिक्र करना चाहूँगा। वो है अदरक और लहसुन। हम लोग अदरक और लहसुन को पीस कर पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं और उस फ्रीज़र में से निकाल करके हम अपनी हंडिया में डाल रहे होते हैं। ये बहुत बुरा अमल है। सेहत के एतबार से हमेशा फ्रेशली चॉप्ड अदरक, फ्रेशली चॉप्ड लहसुन और हल्दी, अगर आपके पास मुयस्सर है ताज़ा हल्दी, तो उसको फ्रेशली चॉप करके अगर अपने खानों में इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी, मैदे की ज़रूरतें और मैदे में हज़म के निज़ाम के लहसुन आमतौर पे लोग खाते भी हैं, क्या खाया जा सकता है? क्या चीज़? अदरक या लहसुन को वैसे भी खाते हैं लोग। देखिए, अदरक को खाने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके अंदर जिंजरीन है और जिंजरीन बुनियादी तौर पर एंटी कैंसर ड्रग है। दूसरी तरफ आइए लहसुन, तो लहसुन में एलिसन होता है और एलिसन के साथ अगर हम लहसुन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही उसका फ़ायदा है। और एलिसन जो है वो खून पतला ही नहीं करता बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कंपैरेटिवली बैलेंस करने में हमारी जिस्म की मदद करता है, मदद भी करता है। फातिमा है हमारे साथ मुल्तान से। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल मैं फातिमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। कैसे जी बेटा। मैंने ना अपने वेट के बारे में पूछना था। एज है 22। कितनी एज है? 22 ईयर्स। आप 42 की हैं, ओके। और वेट कितना है आपका, हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'3" और जो मेरा वेट है ना वो है 78। 78? लेकिन मैं देखने में 78 की लगती, तो मुझे देखता है ना वही कहते हैं कि आप 50 प्लस सकती हो। आप मैरिड है बेटा? नहीं, आप मैरिड नहीं है। She told she's 22, not 42. आपने 42 एज बताई है, 22 बताई? 22 एज बताई। आप पीरियड्स ठीक आते हैं आपको? हाँ जी। अच्छा, सोती कितने बजे हैं? टाइम भी 10 बजे। अच्छा, कोई वॉक करती हैं, चलती फिरती हैं? नहीं, बस लेट जाती हूँ मैं। अच्छा, बहुत मीठा ज़्यादा खाती हैं, रिफाइंड ज़्यादा खाती हैं, दिन में 5 या 6 बार खाना खा लेती हैं? नॉर्मल की हर इंसान की डेफिनेशन डिफरेंट है। आप किसको नॉर्मल कहती हैं? मतलब रोटी, पराठा, डबल रोटी, ब्रेड? सुबह नाश्ते में 1 स्लाइस ब्रेड का, 2 एग वाइट और दोपहर में 1 रोटी, रात को 1 ग्लास दूध। आप हो सकता है कि बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है आपको डेयरी ना सूट करा और रात को दूध छोड़ के देखिए। हाँ। सुबह नाश्ते से पहले 1 घंटा वॉक करना शुरू करें और डिनर को पीछे ले आएं, 5 बजे कर दें और नाश्ते को 10 बजे कर दें। मैंने ये पूछा था मेरी 22 एज के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए? आपका वेट नहीं, एज के हिसाब से वेट नहीं होता। हाइट कितनी है आपकी? 5'3". आप आराम से 22-23 किलो ओवर वेट है आराम से आपको, और आप 22 साल की बच्ची हैं, आपको 23-24 किलो कम करना चाहिए। आप स्ट्रिक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें, 2 मील्स अ डे स्टार्ट करें, दूध निकाल दें अपनी डाइट से, नाश्ते से पहले 1 घंटा वॉक करें और अंडा का कह रही है मैं वाइट लेती हूँ सिर्फ। हाँ, साथ जर्दी तो लेनी चाहिए, क्योंकि खाली वाइट लेने से फिर आपका जो वेट है ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ने एक बताया अमेरिका में, उन्होंने कहा कि जनाब आप अंडे 3 कर दें, डबल रोटी का टोस्ट निकाल दें,
कॉफ़ी के साथ खाएं, ये ज़्यादा हेल्दियर चीज़ है। उसने मुझे जो एग्जांपल दी ना, वो कहा कि जो पुरानी फिल्में होती थी ना जिनमें कॉबॉयज़ होते थे और वो घोड़े पे सारा दिन सफ़र करते थे, उनका ब्रेकफास्ट होता था 2 फ्राइड एग्स कंप्लीट और 1 कप ऑफ कॉफ़ी। सो वो उसी बात पे वापस चले जाएं। ये वज़न कम करना जो है, इसका जहन में रखिएगा कि ये जब हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पर कहती हैं, मेरी माँ भी उसमें शामिल थी कि मैं तो खांदी कुछ नहीं फिर भी मोटी है, नहीं ऐसा नहीं है। या तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होगा, थायराइड का प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा जिसकी वजह से वो फैट आ रहा है। हकीम साहब, आप क्या मशवरा देंगे कि वो बच्ची जो है वो तकरीबन कोई 20 पाउंड ओवरवेट है, 20 kg ओवरवेट है, तो वज़न कम करने का बेहतरीन तरीका हिकमत में? सर देखिए, बुनियादी तौर पर हिकमत को लूँ या किसी और चीज़ को, मेरा ख्याल है कि दिन में 5 मरतबा छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और अदरक का कावा मुसलसल इस्तेमाल करें। एक उसूली तौर पर आपसे बात अर्ज़ करूं, जिसका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है वो ज़िंदगी में कभी मोटा हो नहीं सकता, और जिसका मेटाबॉलिक ख़राब है वो कभी दुबला हो नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि इस बच्ची के लिए मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि अगर उनका फ्रेम चौड़ा है, तो फिर शायद 20-22 किलो ज़रूरत ना हो इतनी ज़्यादा कम करने की, कुछ कम करें, 17-18 किलो भी कम कर लें, लेकिन बहरहाल ये तय है कि उन्हें कम करने की ज़रूरत है। एक और बात आपसे अर्ज़ करनी है, आपने फरमाया अंडा और ब्रेड। एक जो स्लाइस ऑफ ब्रेड जो 28 ग्राम का 1 आउंस का होता है, उसके अंदर 83 कैलोरीज होती हैं, और एक बॉइल्ड एग में 75 कैलोरीज होती है, कंप्लीट अंडे में जिसमें जर्दी शामिल है। इस बात को अगर लोग समझना शुरू कर दें तो शायद ब्रेड छोड़ दें। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि ब्रेड वो है जिसके अंदर ईस्ट डला हुआ होता है, नतीजतन वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी न्यूट्रिशन लेवल को कम करता है और मसाइल को बढ़ाता है। हमारे साथ कॉलर है हमारी फौजिया जी। अस्सलाम वालेकुम फौजिया बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बेटा, हुक्म। बिलाल भाई, मेरा ना मसला है कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है और साथ मुझे शुगर भी है। शाबाश है। तो मुझे तकरीबन 9 साल से मैं थायरैक्सिन ले रही हूँ। अच्छा। फास्टिंग में। तो मेरा ना हार्मोन्स का प्रॉब्लम बहुत जल्दी है, इनके पीरियड्स अप डाउन बहुत होते हैं। अब रोजों की वजह से बहुत हुए कि मेरी मेडिसिन अप डाउन हुई, तो उसके लिए मैंने डॉक्टर साहिर चावला से पूछना है, तो मुझे डाइट को बता दें। आपकी उम्र कितनी है फौजिया? मेरी उम्र 48। और आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 17 साल का, बेटी है 13 साल की। माशाल्लाह ताला। उसके बाद मेरा ये मसला हुआ तो फिर मेरे प्रेगनेंसी नहीं हुई, 2 अबॉर्शन हुए हैं। सुनिएगा जरा क्वेश्चन। अच्छा जी, 90% केसेस होते हैं ना हाइपोथायराइड के, 90% हाशिमोटोस थायराइडाइटिस होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपका भी हाशिमोटोस थायराइडाइटिस ही होगा। हाशिमोटोस यानी वो ऑटो इम्यून टाइप का थायराइड होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट ही जिस समय एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है जो थायराइड ग्लैंड पर अटैक करती हैं, और उसकी वजह से T3 और T4 के लेवल्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं। आपने अपनी थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज चेक करवाई थी फौजिया? लास्ट टाइम T3 T4 करवाई नहीं, है। वो एंटीबॉडी नहीं होती, वो तो T3 T4। अच्छा, 90% जो आपके केसेस होते हैं वो आपके हाशिमोटोस की वजह से होते हैं। मेरे पास सक्सेस स्टोरीज हैं क्लाइंट्स की जिनकी 6-6 महीने हमने सिर्फ ग्लूटेन और डेयरी छुड़वाई है और उनके जिस्म से एंटीबॉडीज गायब हो गई हैं। आटे की बनी हुई कोई भी चीज नहीं, और एनिमल डेयरी छोड़ दें, बादाम का दूध ले लें, या आप जौ का दूध ले लें, या आप नारियल का दूध ले लें। और सब दही ले सकते हैं गाय का? दही आपके पास एग्जैक्टली एनिमल डेयरी में नहीं आती। अगर आप घर का बना हुआ दही लेते हैं, आप वो ग्रीक योगर्ट लेते हैं जिसमें प्रोबायोटिक्स है, क्योंकि फर्मेंटेशन हो गई ना, हाँ, तो वो दही आप ले सकते हैं। तो आप दूध नहीं लें। हाँ, आजकल वो जो है ना लैक्टोजन फ्री दूध भी मिलता है और सब, वो ठीक है? कौन सा दूध? लैक्टोजन उसमें नहीं होता। अच्छा नहीं, पता है क्या कुतुब साहब, हम डेयरी इसलिए छुड़वाते हैं हाशिमोटोस में, वहाँ पे प्रॉब्लम लैक्टोज नहीं होता, वहाँ पे प्रॉब्लम केजीन होता है। अच्छा। तो अगर आप लैक्टोज फ्री ले भी लेंगे, उसमें केजीन तो होगा ना, दूध का प्रोटीन तो उसमें होगा, तो आपने उसमें एनिमल डेयरी जो है उसको नहीं लेना है। किनवा इज एन एक्सीलेंट ग्रेन फॉर पेशेंट्स ऑफ हाइपोथायराइड। किनवा पुलाव, आप उसकी रेसिपीज देखें, आपको बड़ी अच्छी रेसिपीज मिल जाएंगी। जी मैंने यूज किया है। हाँ, किनवा यूज किया है। एग्जैक्टली, किनवा आपके पास बहुत अच्छा ग्रेन है। अंडे आप यूज कर सकती हैं, अंडे आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं। और एक और आपको टिप दूं, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं, वो अपनी कैलोरी को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आपने VLCD पे नहीं जाना, आपने अपनी कैलोरी 1200 से 1600 के बीच रखनी है, 1200 से नीचे नहीं करनी, वरना आपका TSH मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा और T3 T4 मजीद नीचे जाना शुरू हो जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं करनी आपने। अच्छा फौजिया, हकीम साहब की बात भी सुन रहे। हकीम साहब, आप मशवरा क्या देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने एक जुमला इस्तेमाल किया ग्रीक योगर्ट का। मैं सिंपल सी बात करूँ कि घर में अगर आप
दही बनाते हैं तो क्योंकि हमारे यहाँ जो दूध आता है उसमें बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, घर में दही बनाकर मलमल के कपड़े में डाल करके 1 घंटे के लिए लटका लीजिए। उसके बाद पानी निकलने के बाद जो दही रह जाए उस दही को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। उसमें जो डॉक्टर साहब ने फरमाया उस तरह जो तमाम आपकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी और इससे खुद ब खुद आपके जिस्म की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कम होंगी और TSH जो है वो नॉर्मल होने लगेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। फौजिया, कोई और सवाल आपका बेटा? नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फास्ट फूड का तो ये मुल्क जो है ना ये चैम्पियन बन चुका है। फास्ट फूड एक हफ्ते में, एक महीने में, एक दिन में एक आम बच्चा, स्कूल गोइंग चाइल्ड जो है वो तो बाज नहीं आएगा। वो कितना अलाउबल होना चाहिए? देखिए कुतुब साहब, मैं ये कहती हूँ कि आप किसी चीज़ को तस्लीम तब करते हैं जब आप उसकी तस्दीक करें। अगर आपका बच्चा इस चीज़ की तस्दीक कर लेगा कि ये चीज़ गलत है तो वो इस चीज़ को तस्लीम भी करेगा और वो अपने क्लास में उसको भी खाने से रोकेगा। इसलिए बच्चों को ये कन्विंस करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बच्चों को कन्विंस करना, बच्चों को एजुकेट करना बच्चे होने से, जब वो छोटा सा है। देखिए जी, बच्चे ने मुझे जब माएँ कहती, मैं कहती हूँ क्यों पेट से निकलती, उसने खाना शुरू कर दिया था, आपने आदत डाली, ठीक है। और जब आप खुद खा रही हैं आप किस मुंह से रोकेंगी, ठीक है। आप अपने बच्चे को जब 1, 1.5, 2 साल की उम्र से अगर वो इस पैटीज को फॉर एग्जांपल हाथ लगाएगा और आप कहेंगी नो बेटा दिस इज बैड, दिस इज नॉट हेल्दी, इवन इफ यू सी समवन ईटिंग, अगर तुम किसी को खाते हुए भी देखो अपने स्कूल में, तुमने उसको मना करना है। मैं मान ही नहीं सकती आपका बच्चा जाके कैंटीन में वो चीज़ें पकड़े, इतना मेंटली कंडीशन कर दें आप अपने बच्चे को। बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम बुनियादी तौर पर माँ बाप को एजुकेटेड होना चाहिए ताकि वो बच्चे को, क्योंकि इस चीज़ को आप माहौल से गायब नहीं कर सकते। आइडियल सिचुएशन ये है कि आपको कभी नहीं खाना चाहिए, बट ये आइडियल सिचुएशन अचीव नहीं हो सकती। अगर खाना भी है महीने में 2 बार से ज्यादा ना लें, वरना 30s 40s में जाके आप लीकी गट के मरीज बनेंगे, कंफर्म बनेंगे। हकीम साहब, जब अब अगर आप फास्ट फूड को देखें तो इसमें ब्रेड है, बंद है मिसाल के तौर पे, इसमें चीज़ है, अब वो हेल्दी चीज़ है, इसमें मीट है, हेल्दी चीज़ है, इसमें वेजिटेबल्स या सैलड जो है वो डाला हुआ है जो कि हेल्दी चीज़ है, लेकिन मजमूई तौर पे फिर ये अनहेल्दी फूड क्यों है? नहीं सर, देखिए आप बन को कह रहे हैं कि हेल्दी फूड है, बन के अंदर ईस्ट डला हुआ है जो हमारे मैदे में जाकर तकलीफ़ पैदा करता है। जिस सैलड की आप बात कर रहे हैं, मुझे किसी ऐसी सैलड का नाम ज़रूर बताइएगा अगर आपके इल्म में हो जो बग़ैर यूरिया डाले उग रही हो। अगर यूरिया का कंटेंट मैं बढ़ा रहा हूं तो किडनीज़ को मैं ऑन रिस्क ले रहा हूं। जो गोश्त मैं ले रहा हूं उस गोश्त की लाइफ क्या है, तीसरी बात जो है उसको फ्राई कैसे किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने मिसाल दी कि वो कोने में शशक बढ़ा हुआ पकौड़े तल रहा है, 12 मरतबा तलने के बाद उसी तेल में तल रहा है। तो ये बड़ी बड़ी जो नाम वाली जो लोग हैं ये कितनी मरतबा तलने के बाद तेल बदलते हैं। आप यकीन कीजिए कि मेरी तहकीक के मुताबिक ये 500 टाइम तलने के बाद तेल बदलते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि ये तो हम खुल्लम खुल्ला बच्चों को अपने जहर खिला रहे हैं। इसमें हेल्दी क्या चीज़ है? क्या वो पैटी जो तली हुई है इतने पुराने तेल में वो हेल्दी आप कह रहे हैं, या उसमें सैलड जिसमें यूरिया है वो आप हेल्दी कह रहे हैं, या आप उसमें जो ईस्ट डला हुआ है बन के अंदर आप उसे हेल्दी करें? आप हेल्दी कह किसको रहे हैं? नहीं, इसमें कोई चीज़ हेल्दी नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की कि आप हेल्दी आखिर क्या किस चीज़ को रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक पराठा देसी घी में तला हुआ, 2 अंडों के साथ और छोटा सा शहद, ये नाश्ता ठीक है? डेफिनेटली बेहतरीन। इसके साथ बेशक आप थोड़ा सा भुना हुआ गोश्त भी ऐड कर दें, जबरदस्त ठीक है। हकीम साहब, आप क्या कहिएगा? एक देसी घी का पराठा, 2 अंडे, छोटा सा थोड़ा सा रात का बचा हुआ सालन और नाश्ता। सर देखिए 318 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम आटे में। अगर आपका जो पराठा है वो 70 ग्राम आटे का है तो उसकी कैलकुलेशन, अगर 1 टेबल स्पून घी है तो उसके अंदर 72 कैलोरीज, इसलिए कि 1 ml घी में 9 कैलोरीज हैं। अगर 72 कैलोरीज उसमें ऐड कर लें और उस पराठे को बना लें और उसको कंपेयर करें ब्रेड के 3 स्लाइस के साथ, तो इंशाल्लाह ताला ब्रेड की स्लाइसेस के कैलोरीज ज़्यादा होंगी और पराठे की कम होंगी। एब्जॉर्प्शन और जिस्म के लिए ज़रूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी पराठे की ज़्यादा होगी, ब्रेड की नहीं होगी। इसको लोगों ने कंपैरिजन ही को गलत कर दिया है और उसकी वजह से हमारा माशरा जो है वो बुनियादी तौर पर अनहेल्दी खानों पर आ गया है। जो आपने फरमाया कि इसके साथ अंडा और डॉक्टर साहब ने फरमाया छोटा सा टुकड़ा गोश्त का या बहुत थोड़ा सा कीमा, सर बेस्ट नाश्ता है, एनर्जी लेवल भी बेहतर करेगा। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितना छोटा बच्चा है, यानी 15 से लेकर के 22 तक का अगर कोई मेल
है तो उसे कम से कम 2700 कैलोरीज की ज़रूरत है दिन भर में, और अगर आप इस नाश्ते की उसे आदत डाल दें तो खुद ब खुद उसके फास्ट फूड जो है वो छूट जाएंगे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे तो सिर्फ ये समझ में आती है कि हिकमत के अंदर और मेडिसिन के अंदर कोई ऐसा क़यामत खेज़ फ़र्क जो हम सोचा करते थे वो नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना, ये नहीं है। एक दूसरी बात ये कि ये हिस्सा ज़रूर अपना आगे पहुंचाएं कि हिकमत में, यूनानी में या तिब्ब नबवी में या मॉडर्न मेडिसिन में फ़र्क ना होना और फिर उन्हीं रवायतों को दोबारा जनरेट करके अपनी नई नस्ल तक लेकर जाना, ये तबलीग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें हमने भी अपना हिस्सा डाला है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने की तौफीक अता फरमाए।